न्यू अशोकनगर में गहरे नाले में फंसा युवक की मानसिक हालत नहीं है ठीक। पुलिस ने निजी अस्पताल में कराया है भर्ती। आरडब्ल्यूए ने बिजली महंगी करने का किया विरोध। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने पीपीएसी को बताया था गलत। अब सत्ता में आते ही खुद ही महंगी कर दी बिजली। गांधीनगर में जाम और अतिक्रमण बनी बड़ी समस्या। व्यापारियों को जाम के कारण हो रही है परेशानी। शिकायत के बावजूद अभी तक नहीं निकला समाधान। दसवीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट में देरी से स्टूडेंट्स परेशान। आगे की पढ़ाई पर असर डाल रही है रिजल्ट में देरी। स्टूडेंट्स ने कहा सीयूईटी की तैयारी के बीच बढ़ रहा है तनाव। मोबाइल स्नैचिंग के मामले में शामिल 2 झपटमार गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद। एक आरोपी पहले भी रहा है आपराधिक मामले में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर क्षेत्र में स्थित विद्या बाल भवन स्कूल के पास एक गहरे नाले में एक युवक 11 मई की रात फंस गया। जब राहगीर ने देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस युवक के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। बिजली का बिल अब लोगों को झटका देने वाला है। बता दें कि पीपीएसी चार्ज बढ़ा दिया गया है। पीपीएसी यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज, जिसके कारण अगस्त महीने में आने वाले बिजली के बिलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा बात करते हुए आरडब्ल्यूए मेंबर बीएस वोरा ने बताया कि पिछली सरकार में जब पीपीएसी चार्ज बढ़ाए गए थे तब बीजेपी के कार्यकर्ता और अध्यक्ष ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया और पीपीएसी चार्ज कम करवाए थे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनते ही पीपीएसी चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। आरडब्ल्यूए का कहना है कि इसमें बड़ा सवाल ये है कि तीनों बिजली कंपनियां अलग अलग पीपीएसी चार्ज लगा रही हैं। बिजली कंपनी बीआरपीएल के लिए 7.49%, बीवाईपीएल ने 8.11% और टीपीडीडीएल ने 10.47% पावर परचेज चार्ज लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे आम नागरिक की जेब पर भी सीधा असर पड़ेगा। सरकार इस पर ध्यान दे और लोगों को जागरूक करे ताकि इसकी ज्यादा व्यवस्था बनाई जा सके। देखिए, चुनावों से पहले, दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले पीपीएसी चार्जेज जो थे वो 35-36% से कम करके सीधा 5.95% की कैपिंग लगा दी गई थी और एक दिल्ली की जनता को एक सुखद एहसास दिया गया था, एक रिलीफ दिया गया था और ये शो किया गया था कि सब जो पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, वो दिल्ली की जनता के हक में काम कर रहे हैं। और वाकई एक अच्छा सुकून मिला था लोगों को जब 35-36% से कम होकर पीपीएसी चार्जेस 5.95% पे पहुंच गए थे। लेकिन हैरानगी है, सिर्फ कुछ समय बीता है और अगले क्वार्टर के लिए पीपीएसी चार्जेस जो है वो 8.11% बढ़ा दिए गए हैं। और अगर इसको हम टोटल लेके चलें, हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कैपिंग को ऐड करना है या नहीं करना, लेकिन अगर ऐड करके चलें तो पीपीएसी चार्जेस दिल्ली में 13 से 14% हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन है दिल्ली के लोगों के लिए। और इसके साथ साथ कैरिंग चार्जेस भी कंफर्म की गई हैं, जो भी मिस कैलकुलेशंस होती हैं डीआरसी के द्वारा, वो बड़ा हैरानगी की बात है। और साथ के साथ जो एरर्स हुए हैं डीआरसी से, उसका खामियाजा भी दिल्ली के लोगों को चुकाना पड़ेगा। ये बात समझ से बाहर है। हमारे नेता कर क्या रहे हैं, कहाँ पे सो रहे हैं? अगर पिछली बार चुनाव से पहले रेट अगर कम हुए थे तो अब किस तरह बढ़ रहे हैं? इसका जवाब तो सरकार को देना। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में जाम और अतिक्रमण की समस्या लगातार बनी हुई है। जब हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया तो व्यापारियों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रशासन और अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकला है। व्यापारियों ने बताया कि शिकायत के बाद कुछ दिन तक कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन फिर अतिक्रमण और जाम की स्थिति दोबारा बन जाती है। उनका कहना है कि इस समस्या को लेकर पार्षद, विधायक और दिल्ली पुलिस अधिकारियों से कई बार बैठक भी की जा चुकी है।
कुछ मिला जुला के गांधीनगर मेन रोड पे अतिक्रमण तो हमेशा बना रहता है और इस समस्या को लेके कई बार प्रशासन से, एमसीडी से, दिल्ली पुलिस से भी हम अपना पत्राचार करते रहते हैं और जब भी मीटिंग होती है इस विषय को उठाते हैं, लेकिन इस पे कोई भी मकबूल कार्रवाई अभी तक किसी भी प्रशासन की तरफ से नहीं होती। ऐसा अभी तक की जो स्थिति है वो बनी हुई है जी। गांधीनगर में अभी जो हादसा हुआ, करीब 22 अप्रैल को एक हादसा हुआ मेन रोड पे, उसके ऊपर काबू पा लिया गया। उसके पीछे एक मुख्य कारण ये रहा बहुत जल्दी काबू पाने का। हादसा मेन रोड पे हुआ और मेन रोड पे ही गाड़ियां, फायर टेंडर्स जो थे वो समय पे पहुंच गए। अंदर की जब गलियों में बात आती है आग लगने के बाद, तो जब तक फायर टेंडर पहुंच के अंदर तक पाइप वाइप लेके जाते हैं, अंदर गाड़ियां नहीं जा पाती, तब तक बहुत नुकसान हो जाता है। अभी तक गांधीनगर अशोक बाज़ार मार्केट में कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और एक दो बार तो जान माल की भी नुकसान हुआ है जी। एक दो लोगों की डेथ भी हो गई आग में। हमारे बाज़ार के जो समस्त पदाधिकारी थे और उसमें यह निर्णय लिया गया था और क्षेत्रीय विधायक अनिल वाजपेयी जी उनको बुलाया गया था और वहाँ पीछे कैलाश नगर की जो RWA थी और अपने ये रघुवरपुरे की RWA, उन सब के साथ जब बैठक हुई थी उस बैठक में यही विषय आया था कि भाई अगर इसकी योजना बनाई जाए तो हमें समय सीमा, जैसे कि कैलाश नगर से नीचे का जो क्या नाम है स्पेस है, मेन रोड जो उतरता है, उसमें हम लोग अगर समय सीमा तय करेंगे तो शायद उसमें जो है हमारा जो है बचाव भी हो जाएगा। और उसमें लगभग तय भी हो गया था। कुछ एक दुकानदारों के कारण से और कुछ जनप्रतिनिधियों के प्रभाव के कारण से वो जो वन वे था वो रुक गया। तो मैं तो पुनः यही कहूँगा कि अगर हम लोग वन वे की दिशा में अगर कदम बढ़ाएंगे तो ये जो है ट्रैफिक की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और एक सीमित दायरे में जो है माल का आना जाना भी बना रहेगा और जो कहना चाहिए इस प्रकार की जो मिस हैपनिंगें भी होती हैं वो भी बच जाएंगी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट को लेकर छात्रों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। पिछले साल 13 मई को ही 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन इस बार अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। सोशल मीडिया पर हर दिन अफवाहें फैलती हैं, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। इससे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों परेशान हैं। ऐसे में जब हमने रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स से बात की तो उन्होंने बताया कि वे CUET के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट न आने से परेशान हैं क्योंकि आगे की पढ़ाई और दाखिले का फैसला रिजल्ट पर ही डिपेंड करता है। नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है। एक तरह से पेपर इजी थे तो एक्साइटमेंट उसके लिए है, बट नर्वसनेस इसलिए कि लाइक अप डाउन हो रहा है रिजल्ट, तो कुछ कह नहीं सकती कि क्या होगा क्या नहीं, बट हो जाएगा, कोई नहीं। लास्ट टाइम के बच्चों से तो इतना कांटेक्ट नहीं है क्योंकि अभी CUET एग्ज़ाम्स वगैरह भी चालू है तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इतना कांटेक्ट उनसे नहीं रहा। मैथ्स को छोड़ के सारे पेपर अच्छे गए थे तो इसलिए, लेकिन मैथ्स में भी पास हो रहा हूँ तो इसलिए इतना वो नहीं है। डर लग रहा है मुझे ज़्यादा तो, क्योंकि पता नहीं अब कैसा आएगा। वैसे तो अच्छे गए हैं सारे पेपर, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। अभी आने वाला है, बस कमिंग सून ही आ रहा है सब चीज़ों में। कब तक लग रहा है कि उम्मीद आ जाएगी? कल तक आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ऑनलाइन कुछ सुनने को मिल रहा है कि हाँ, कि कमिंग सून, रिजल्ट कमिंग सून ही आ रहा है अभी तक तो। नहीं, अच्छा ही आएगा, मतलब अपकमिंग आवर्स में ही कह रहे हैं सब तो, या कल तक आ जाएगा। और एक्साइटेड तो वैसे ही हैं सब कि हार्ड वर्क करा है तो उसका कैसा रिज़ल्ट आएगा, तो नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मेहनत तो करी है तो उस हिसाब से ही आना रिज़ल्ट, तो उसमें तो हाँ वो तो हो ही जाता है। 12th में तो हो जाता है, 10th में थोड़ा ज़्यादा। अभी तो खैर CUET पे ज़्यादा फोकस है, इससे जो है रिज़ल्ट की जो टेंशन होती है वो मतलब अब हो ही नहीं रही है। उसकी वजह से CUET पे ही पूरा फोकस हो रहा है मेन, क्योंकि इसकी वैल्यू है अब ज़्यादातर। नहीं, रिज़ल्ट वैल्यू करता है बट इसकी वैल्यू अभी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो CUET आपको क्रैक करना होगा। नहीं, अभी तो इतना टेंशन वगैरह नहीं हो रही है रिज़ल्ट डिले होने पे, क्योंकि CUET पे ही फोकस है। इस बार अगर हम लोग CBSE की बात करते हैं, उन्होंने रिज़ल्ट बहुत डिले कर दिए, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली बच्चे बहुत ज़्यादा इस समय कंफ्यूज हैं। बच्चों को अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनका रिज़ल्ट क्या आएगा। वो बच्चे आगे और पीछे नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों में बहुत नर्वसनेस है। और इस समय अगर मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए बात करूँ, उन बच्चों का CUET का एग्ज़ाम है और आपको पता है इस समय वॉर को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। CUET और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। मुझे लगता है कि इस समय पर CBSE को अपने रिजल्ट्स को अनाउंस कर देना चाहिए, जिससे हम लोग
बच्चों को बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स मोड में ले जा पाएंगे और बच्चे बहुत अच्छे ढंग से अपने CUET के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो पाएंगे। मैम पिछले 2 दिनों से पर्टिकुलरली ये डिक्लेरेशंस की बातें हो रही हैं, बट पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। इस बार CBSE ने रिजल्ट्स बहुत डिले कर दिए हैं, लेकिन उनको रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर करना चाहिए ताकि पर्टिकुलरली बच्चे बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में आ पाएँ और वो आगे की स्टडीज़ के साथ बढ़ पाएँ। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सैफ अली खान और समीर खान के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की है। दरअसल जब शिकायतकर्ता मोहम्मद शरीफ अहमद सुबह करीब 4:20 पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे खड़ा था, तभी बाइक सवार 2 युवक उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और हेड कांस्टेबल ने CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और बेरोजगार हैं। सैफ अली खान पहले भी एक आपराधिक मामले में शामिल रह चुका है, जबकि समीर खान का ये पहला आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, फायर विभाग, DDMA और हेल्प 24 NGO के वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान 5 लोगों को घायल दिखाया गया, जिन्हें तुरंत हेडगवार अस्पताल भेजा गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्षमता को परखना और लोगों को जागरूक करना था। अधिकारी ने बताया कि कृष्णानगर के लोग काफी जागरूक है और जैसे ही सीन क्रिएट हुआ, एक व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मॉक ड्रिल को स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग मिला है। समाज में कभी भी इमरजेंसी हो, कोई भूकंप आए, कोई झगड़ा हो, तो ऐसे समय के लिए पब्लिक और जो वॉलंटियर इस काम को संभालेंगे, उनकी ट्रेनिंग और ये ड्रिल्स बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें कि जब घायल हो जाए, कोई ऐसा धमाका हो या आग लगे, तो कैसे उन लोगों को उपचार देना है, फिर उन्हें कैसे इवैक्यूएट करना है, एम्बुलेंस को कैसे बुलाना है, बाकी मशीनरी को कैसे एक्टिवेट करना है। तो इसकी एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की और उसमें मुझे लगता है 100% जिस हिसाब से चलना चाहिए वैसे काम हुआ। सभी हमारी दिल्ली पुलिस से लेके SDM, DM ऑफिस और बाकी सारे हमारे डॉक्टर्स, RWAs, मार्केट एसोसिएशन के लोग सभी यहाँ थे और उनके सामने पूरी ड्रिल हुई। देखिए, एक एयर स्ट्राइक के माध्यम से एक मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें कि सिविल डिफेंस के लोग, जनता के लोग और पूरा प्रशासन यहाँ इन्वॉल्व था। इससे ये हम लोगों को जागरूक होना चाहिए कि जिस तरीके से कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या किसी भी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत हो समाज में, तो हम लोग अलर्ट रहें। जिस तरीके से सायरन बजा, सायरन बजते ही सब लोग अलर्ट हो गए। जो सिविल डिफेंस के लोग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाया, जागरूक किया कि ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए। ये कि हम अपने डेली रूटीन घर के काम के हिसाब से बाहर निकले थे और सडनली ये चीज़ें देखी कि भी ये यहाँ पे सायरन बजा और कोई भगदड़ सी मच गई और पता लगने पे कि ये मॉक ड्रिल है। लेकिन इस बात की जो एक अवेयरनेस के लिए हमें बड़ी खुशी हुई कि पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मौके पे सभी अधिकारी यहाँ इतनी जल्दी जो मूवमेंट हुई यहाँ और ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम ये चलाया गया, इसमें हमें भी कुछ सीखने को मिला। तो है ना, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आज मॉक ड्रिल हुई है और कोई आग लग जाए, कोई नेचुरल कैलमिटी हो, अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, तो इस टाइम पे करना ज़रूरी है कि हमारी टीमें तो सब तैयार हैं, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, कैसा नहीं है, उसको पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और ये सब ने मिल के ये मॉक ड्रिल किया और सिविल डिफेंस वाले लोग, RWA के लोग, और इसमें कुछ करीब 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ लोगों को माइनर चोटें लगी। एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज थी जो RWA के और बाकी सिविल सोसाइटी के हेल्प से कराई हमने। इसमें इमरजेंसी हालात में क्या करना है और हमारी टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस कैसे रिएक्ट करेगी और पब्लिक को कैसे अवेयर करना है, इस बारे में हमने किया है और बहुत सक्सेसफुल रहा है। देश भर में प्लास्टिक इस्तेमाल को लेकर सरकार सख्त है। सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगाया हुआ है और MCD भी लगातार चालान कर रही है। बावजूद इसके दुकानों और रेहड़ी वाले लगातार इसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने दुकानदारों और लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार
मैन्युफैक्चरिंग पर रोक क्यों नहीं लगा रही है? इन फैक्ट्री मालिकों से सरकार को पैसा मिलता है, जिसकी वजह से केवल छोटे दुकानदारों पर ही रोक लगाई जाती है। साथ ही जो प्लास्टिक पॉलिथीन 50 रुपए के मिलते हैं और दूसरे बैग 5 रुपए तक की कीमत में मिलते हैं। ऐसे में दुकानदार बचत नहीं कर पाता, साथ ही निगम कर्मचारी भी जबरन चालान कर रहे हैं। वही मंडियों से सामान पॉलिथीन में ही मिल रहे हैं, लेकिन मंडी में कोई चालान नहीं किया जा रहा है। अगर रोक लगानी है तो चिप्स, टॉफी, बिस्किट, हर चीज की पॉलिथीन पर सख्ती से लगाओ। सामान तो परचून की दुकानों पे तो सामान नहीं देते हैं वो पन्नियों पे, लेकिन जो सब्जी वाले हैं वो ऑलमोस्ट पन्नियों में दे देते हैं। तो लग रहा है बैन का कोई असर है नहीं? नहीं, फिलहाल तो अभी पूरी तरह से तो है नहीं। होना क्या चाहिए ऐसे? होना चाहिए, पूरा तरह से बैन होना चाहिए। देखिए हम कैरी बैग लाए हैं साथ में, तो हमारे कैरी बैग में हमारा सामान होना चाहिए। अच्छा, तो पन्नियों में सामान देते वो नुकसान देता है? बिल्कुल बिल्कुल, खुद के लिए नुकसान है। पॉल्यूशन के से एनवायरनमेंट के हिसाब से भी नुकसानदायक है, पॉल्यूशन करता है और कई तरह के सेल्फ के लिए भी हार्मफुल है। काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रोसेस चल रहा है कि पन्नियाँ बैन की जाए, क्या पूरी तरीके से? गवर्नमेंट ने पूरी पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा धरती पे। तो अगर इम्प्लीमेंट सही से होएगा तो उसको हो सकता है। उसके लिए हमारे प्रशासन की कमी है कि उन्होंने पूरी तरह से उसको कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा। और सारी दुकानें वाले रखते हैं क्या रखते हैं? ये पिन्नियाँ या पॉलिथीन वगैरह जो बात की बात है। क्वालिटी की या फिर जो लोकल मिलती है वही पन्नियाँ रहती हैं? अब ये तो ये क्वालिटी क्या देखता है, तो ग्राहक तो जो है उस जैसे भर कर दे देते हैं वैसे ले जाते हैं। पन्नियाँ बैन है लेकिन उसके बाद भी मिल रही है, क्या होना चाहिए इस पे? इसमें ये तो अगर ऊपर से जो जहाँ से मिलती हैं वो वहीं से बैंड हो जाए, मिले ही नहीं तो फिर यह कागज़ का या जो भी प्रोसीजर निकाले गवर्नमेंट वो ठीक है। फिर हम सभी लोग थैला वगैरह लेकर आते हैं? हाँ, तो थैला वगैरह तो लेके आते हैं, पर तो यहाँ से तो भर के लोग मांगते हैं। फिर पिन्नियाँ जो ऊपर से ये दे रहे हैं तो ऊपर से बंद हो जाए तो अब क्या करें, कोई मानते नहीं, कोई थैले नहीं लाते। लेकिन बैन है ना पन्नियाँ तो? बैन तो है तो ग्राहक कोई सौदा ही नहीं लेता है मैडम। जब ना देते, कल भी एक को मैंने मिर्च दिए 10 रुपये के लिफाफे में, कह रहे पन्नी दो, नहीं दिए तो वापसी कर दिए। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? सख्ती से बैन हो? सख्ती से जहाँ बनते पन्नी वहाँ बंद करवाओ पहले, जब तो मार्केट में ना माल रहेगा ना बिकेंगे। फिर काफी लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं कि अपनी जो थैला लेकर आए, पन्नियाँ ना लाएं। वही फिर भी कोई मानता ही नहीं, फिर भी पन्नी मांगते हैं ना। अल्टरनेट तो निकाला जाए ना। आदमी अगर घूमने निकला हुआ है, जैसे हम ही अभी आ रहे हैं रास्ते में से और तो हमारे पास कोई थैला नहीं है, अब हम कुछ सब्जी ले रहे हैं तो क्या चीज़ ले, कोई ऑप्शन दूसरा तो निकालना चाहिए ना गवर्नमेंट को। पन्नियाँ बैन तो कर दी लेकिन रास्ता बंद कर दिया आम पब्लिक के लिए, इसे पालन भी नहीं हो रहा है। दूसरा कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं निकल रहा है इस चीज़ के लिए, सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। जो क्वालिटी मैं थैले में देता हूँ। कितने रुपए पड़ता है आपको? ये महंगा पड़ता है? ये 5 रुपए का थैला पड़ रहा है एक थैला। और पन्नी क्या रेट पड़ती है? पन्नी वही 50 पैसे की। मतलब वो काफ़ी सस्ती है? काफ़ी सस्ती है। अब इससे फ़ायदा कुछ मिल रहा है या नहीं? ये नुकसान हो रहा है आपको दुकानदारी में? इसमें नुकसान हो रहा है थैले में। क्या नुकसान हो रहा है? क्यों, ये 5 रुपए का पड़ रहा है, वो 50 पैसे की पड़ रही है। 4.5 रुपए जेब से जा रहे हैं, बच्चे कहाँ से पालेंगे? ये चालान से बचने के लिए बनवाए, 100 रुपए का दिया था हम लोगों को। किसने दिया है? ये MCD वालों ने कहा ये बनवा के लगवाओ अपने पास 100 रुपए में। अच्छा, हाँ, वरना चालान होंगे और ना होगा पोस्टर तो ठेली नहीं लगेंगी, ये बोला है। और चालान देखने के बाद भी पन्नियाँ ले जाते हैं उठा के, पोस्टर देखने के बाद। हाँ, कई बार ले गए पन्नियाँ उठा के। तो क्या होना चाहिए MCD की तरफ से? MCD का कुछ ना दे रहे, पैसे लिए थे इसके 100 रुपये। हाँ हाँ, अभी आए चालान वगैरह? और आए थे परसों, आए थे, ले गए पन्नियाँ उठा के चालान करने के बाद अभी भी। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप लोग? तो पन्नियाँ जब चल रही हैं तो यहाँ ठेली वालों की बंद करवा रहे हैं, सबकी बंद करवाएं ना। क्या कुछ और बंद होना चाहिए? क्या बंद होना चाहिए? पन्नियाँ उठा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। प्रदूषण की रोकथाम करने की जिम्मेदारी जिन एजेंसियों और विभागों को दी गई थी, वे अब इस काम में लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों का समाधान केवल कागजों और फाइलों तक सीमित रह गया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे में संवाददाता विवेक पठानिया ने जब पूर्वी दिल्ली का जायजा लिया तो सामने आया कि प्रशासन के दावे अधूरे हैं और आम लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। CPCB के आंकड़े बताते हैं कि अब तक दिल्ली के 13 विभागों को भेजी गई कुल शिकायतों में से लगभग 50% शिकायत का समाधान पेंडिंग है। इसमें सबसे खराब हालत दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड की है, जो शिकायतों के समाधान में पीछे रह गए हैं। पूर्वी दिल्ली में मई महीने में MCD को कुल 276 शिकायतें मिली, जिनमें से केवल 138 शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि 129 शिकायतें आज भी पेंडिंग है।
जब इस पर संवाददाता ने एमसीडी शहादरा साउथ और नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी काम में लग गए हैं और जल्द ही शिकायत का समाधान किया जाएगा। शिकायतों में खासतौर से सीवर जाम, कूड़ा न उठना और खुले में कचरा जलाने जैसी समस्या ज्यादा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहादरा बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 24 मई की तारीख निर्धारित की है। बता दें कि बार एसोसिएशन चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा खर्च पदों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों को उठाना होगा। वहीं चुनाव लड़ने के लिए हर एक उम्मीदवार को इलेक्शन कमेटी के अकाउंट में 65,000 रुपए जमा कराने होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह धनराशि जमा कराने की आखिरी तारीख 13 मई रखी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो उम्मीदवार निर्धारित धनराशि जमा नहीं कराएगा वे चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बता दें कि चुनाव पहले 9 मई को होना था। वहीं ककड़ुमा के वकील का कहना है कि नोटिफिकेशन आने के बाद से उम्मीदवार को फंड जुटाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उम्मीदवार ये फंड जुटाने के लिए तैयार है। सेक्रेटरी पद तक के उम्मीदवार कलेक्शन करके पैसे जमा कराएंगे, लेकिन दोबारा से रिवाइज हुआ है, उसमें ठेकेदार पद तक के जितने भी उम्मीदवार हैं ऊपर वाले वो सब पैसे कलेक्ट करके जमा कराएंगे इलेक्शन कमेटी के फंड में और चुनाव होगा। और 13 तारीख जो है इन्होंने लास्ट रखी है पैसे जमा करने की। और ये भी कहा, जैसा कि बताया गया है कि जो कैंडिडेट पैसे जमा नहीं कराएगा उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी तो देखिए 65,000 रुपये है, अगर कुछ संख्या बढ़ती है, कोई ऑर्डर में पढ़ने के बाद बदलाव होता है तो देखा जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो लोग फंड्स जुटाएंगे। हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। पर कैंडिडेट वो डिपेंड करता है स्लैब टू स्लैब। जैसे प्रेसिडेंट को 75,000, वाइस प्रेसिडेंट 75,000 एंड अदर कैंडिडेट्स हैव लिटिल लेसर अमाउंट। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती या वैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ये दिन वैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वहीं संवाददाता से बात करते हुए बौद्ध धर्म के प्रचारक ने बताया कि इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए इसे त्रिवैदिक पर्व भी कहा जाता है। आयोजकों ने कहा सुबह से ही धर्मगुरु द्वारा प्रवचन किए जा रहे हैं। ये हमारे जो है बहुत भिक्षु आए हैं जिनको हम अब चीवर दान करते हैं और हमारे उपासक उपासिकाएं हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हम ये प्रोग्राम रखते हैं। प्रवचन होने के बाद में हम लोग भोजन दान करते हैं। जो भी आते, जो भी बौद्ध विहार में आते हैं, जो भी बाहर से आए कहीं से भी आए, उनका हम भोजन का उनका दान करते हैं। ये हमारी इसकी बौद्ध विहार की एक समिति बनी हुई है जिसका हर साल चुनाव होता है। जो हमारा लुम्बिनी बुद्ध विहार है विश्वास नगर, गली नंबर 9 विश्वास नगर के अंदर है। आज हमारा प्रोग्राम जो हुआ है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हो रहा है, जिसमें हमारे कुछ हमारे जो भिक्षु लोग हैं उनको हम भोजन दान करें और जो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं उनके जो उपासक उपासिका हैं उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ये भोजन की व्यवस्था की हुई है। और जो भी हैं हमने सभी लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली हमारे उपासक उपासिकाओं के लिए, सभी के लिए हमने भोजन दान की आज व्यवस्था की हुई है। अपना काम करोगे तब आशीर्वाद है, मंगल कामना है। जब आप काम ही नहीं करेंगे, अपने परिवार को ही नहीं बनाएंगे तो वो किस बात का है। उद्देश्य तो तभी है जब हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अग्रसर हों, मेहनत करें। हम मेहनत नहीं करते, अपने बच्चों का अपना भविष्य ही नहीं जानते, तो मैं तो यही कहूँगा अपने भविष्य को बनाए रखें। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यही कहूँगा, अपने भविष्य को बनाएंगे तभी भविष्य बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जो मैंने पहले कह चुका वही अब कह रहा हूँ। तो यही हमारी सभी प्राणियों के प्रति सभी को मंगल कामना है, आशीर्वाद देता हूँ और सब खुश रहें। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।